सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार मित्रों। मैं हूं नवीन पांडे। मुझे देख पा रहे हैं आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म हिंदी रनडे पर। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मित्रों, हम इस समय पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम भाषा विज्ञान को पढ़ रहे हैं। और भाषा विज्ञान में हमने जो अपनी यात्रा दोस्तों आरंभ की थी, वो भाषा से होते हुए बढ़ते क्रम में हिंदी की उत्पत्ति, उद्भव, उसके विकास प्रक्रिया को जाना। साथ साथ हमने ये भी जाना कि जो हिंदी के अंतर्गत जो अपभ्रंश है, उसकी अपभ्रंश के अंतर्गत हमने अपभ्रंश की 7 अवस्थाओं को देखा, और उन्हीं 7 अवस्थाओं के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमने 5 भाषाओं को भी खोजा। उन 5 भाषाओं से हमने 18 बोलियों को जाना, और 18 बोलियों के क्षेत्र, उनके विस्तार, उनका प्रभाव, उनका प्रसार को देखते हुए उनके कुछ मूलभूत सिद्धांतों और कुछ मूलभूत विशेषताओं को भी हमने जानने का प्रयास किया। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लिपि। ध्यान दीजिए, लिपि। देखिए लिपि दोस्तों, मेरा ऐसा जो है अपेक्षा है आपके प्रति कि आपने लिपि आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। आप जो है इससे भली भांति परिचित होंगे। बेशक आपने इसको, आपकी इसकी गहराइयों को, इसके विवरणात्मक परिचय को आपने ना पढ़ा हो, लेकिन जो है ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में पाते हैं दोस्तों, हम इसकी चर्चा और परिचर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। मेरे लिए यहाँ पर बता देना सबसे जरूरी पड़ जाता है कि दरअसल लिपि हिंदी, जिस हिंदी को आज हम भाषा के तौर पर जानते और समझते हैं और पढ़ते हैं, और हिंदी के परिप्रेक्ष्य में हम इस क्लास को कर रहे हैं, दरअसल उस हिंदी की जो भाषा की जो लिपि है, वो लिपि है देवनागरी। ध्यान दीजिए, देवनागरी। देवनागरी के लिपि के अंतर्गत जो है हम अपनी भाषा यानी हिंदी को लिखते हैं, देवनागरी लिपि। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हालांकि ये जो है अभी समझने वाली टॉपिक नहीं, ये बात की चीज़ है, हमको इसको समझना है लिपि क्या है। ध्यान दीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, एक बड़ा ही साधारण प्रश्न कि भाषा किसे कहते हैं, तो आपका बड़ा सरल शब्दों में उत्तर होगा कि भाषा मन के विचारों या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, या मन के विचारों और भावों को बताने के लिए या दर्शाने के लिए हमें जिस माध्यम या जिस साधन का सहारा लिया जाता है या हम सहारा लेते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपके कहने का मतलब है कि मन के विचारों और भावों को जो है साझा करने के लिए जिस माध्यम का सहारा हम लेते हैं, उसको जो है उसे भाषा कहते हैं। बात आपकी 100% की सही है, और होना भी यही चाहिए। इसका जो है एक पारिभाषिक रूप यही हो भी सकता है कि यानी कि भाषा द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक, यानी अपने अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूतियों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, और उसके भाव और विचारों को स्वयं तक पाते हैं। ये जो है भाषा की एक परिभाषा हुई, एक साधारण और सहज तरीके से। दोस्तों थोड़ा सा और अगर इसको और जानने का प्रयास किया जाए, तो आपने जिन 2 शब्दों का प्रयोग किया है, एक आपने कहा है माध्यम और एक आपने कहा है साधन। आपने यही कहा है ना कि अपने मन के भाव और विचारों को साझा करने के लिए हम जिस माध्यम और जिस साधन का सहारा लेते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो माध्यम और ये साधन आपने कहा है, यानी ये जो बीच का रास्ता जिसमें आपको एक साधन, आपको एक ट्रैवल करना होता है, इसी पर चढ़ के आप जो है यहाँ पर एक अमुक व्यक्ति है, उससे आप बातें करना चाहते हैं, या अपनी भाषाओं से उसको जो है कुछ समझाना चाहते हैं, तो ये जो बीच का साधन है, माध्यम है, दरअसल इसके हमको 3 रूप देखने को मिलते हैं। दोस्तों माफ़ करिए, हालांकि ये टॉपिक जो है भाषा का है, हमको वहीं पर पढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ त्रुटि जो है भूल हुई, तो उसके लिए आप क्षमा करना। हम जो है, आप थोड़ा सा 5 से 7 मिनट का समय दो, मैं आपको सहज और सरल तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। दरअसल ये जो माध्यम है, जो साधन है दोस्तों, इसके हमको 3 रूप देखने को मिलते हैं। एक को आप कहते हो सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, और एक को आप कहोगे दोस्तों मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और एक को आप कहते हो दोस्तों लिखित भाषा, लिखित भाषा। अब इसको थोड़ा 2 शब्दों में हम जान लेते हैं कि जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। सांकेतिक भाषा का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों संकेतों द्वारा या चिन्हों द्वारा या प्रतीकों द्वारा हम उस भाषा को हमको जानना होगा। कि सांकेतिक भाषा का मतलब हुआ कि हम
जो है संकेत के माध्यम से, यानी किसी चिन्ह के माध्यम से हम भाषाओं को जानें। आप जो है अगर आप जो है कभी ड्राइविंग लाइसेंस यानी परिवहन निगम आप गए होंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो एंट्रेंस के लिए दी जाती हैं तो उसको आपने देखा होगा, तो वहाँ पर जो है अब जेब्रा क्रॉसिंग, या आप जो है आप नगर में रहते हो या महानगर में रहते हो, आप जो है नेशनल हाईवे पर चलिए तो वहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे टी पॉइंट है, यू टर्न है, फिर जेब्रा क्रॉसिंग है। तो ये सब चीज़ें आपको जो देखने को मिलती हैं, या जब आप सड़कों पर जाइए तो आप रेडियम प्लेट पर चीज़ें देखते होंगे कि जो है सड़क इधर मुड़ी है, फिर ये सड़क इधर मुड़ी है। तो ये सब चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलती हैं। ठीक, अच्छा, बात करते हैं दोस्तों मौखिक भाषा की। तो मौखिक भाषा के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं कि जिसमें हमें मुख से वाचन करना पड़े, यानी हमको जो है मुख से बोलना पड़े। कोई भाषा ऐसी हो कि जिसको हम मुख से बोल के लोगों तक अपनी भावनाओं को, लोगों तक अपने विचारों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप जानते हैं अगर मैं कहूँ राम जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला सुन रहा है कि राम कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, वो कहीं जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि जो है सोहन खाना खाता है तो आपको लगेगा सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, सोहन नाम का कोई लड़का है, वो जो है खाना खा रहा है। ये जो है मौखिक भाषा हुई। लेकिन दोस्तों अगर मैं लिखित भाषा का प्रयोग करूं, लिखित भाषा का प्रयोग करूं तो मुझको सबसे पहले जाना होगा लिपि के पास। मैं बगैर लिपि के जो है लिखित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर भाषा मौखिक है, ध्यान दीजिए, अगर भाषा मौखिक है, ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर भाषा मौखिक है तो लिखित भाषा लिपि होगी। यानी कि भाषा अगर मौखिक है तो लिपि लिखित होगी। ध्यान दीजिए, अगर इसी भाषा को जब मैं 10 बार मैंने कहा कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, राम जा रहा है, उसी को मैं अगर एक बात कहूँगा और मुझे लिखना पड़ेगा अपनी लेखनी से, मैं चाहे ताम्रपत्र पर लिखूँ या शिलालेख पर लिखूँ, या जो मैं पत्थर पर लिखूँ, या मैं स्क्रीन बोर्ड पर लिखूँ, या डिजिटल बोर्ड पर लिखूँ, या व्हाइट बोर्ड पर लिखूँ, तो मुझे पर लिखनी अगर चलानी पड़ रही है तो इसका मतलब कि मुझे किसी लिपि की ज़रूरत पड़ रही है, और लिपि के अनुसार मुझे किसी विशिष्ट या किसी विशेष चिन्हों की ज़रूरत पड़ रही है, और मैं उस लेखनी के माध्यम से उन चिन्हों को मैं यहाँ दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं लिख रहा हूँ कि राम जा रहा है। ठीक है, तो शायद मैं जो है आपको समझाने में कुछ सफल हो पा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर भाषा मौखिक है, ठीक, तो लिपि जो है वो जो है लिखित भाषा है। यानी भाषा अगर मौखिक है तो लिपि लिखित है। ये चीज़ें आपको जो है समझ में आनी चाहिए। ये थोड़ा और सरल होगी आपके लिए, थोड़ा जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो आप जो है इसको सने सने धीरे धीरे आसानी से आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा ये जानने की ज़रूरत है कि ये लिपि जो है इसका रूप क्या है, और इसका जो है भाषा से इसकी जो कनेक्टिविटी है उसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करें। आइए थोड़ा जानते हैं। देखिए, अब लिपि इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। देखिए, समझने का, देखिए मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, ये आपकी जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा, इस भाषा को जब आप लिखित में परिवर्तन करना चाहेंगे, कि कोई भाषा हो, उस भाषा को जब आप लिखित में परिवर्तन करना चाहेंगे, यानी कि वो चाहे सांकेतिक भाषा हो, यानी संकेत के माध्यम से आप दर्शाना चाहते हो उसे, या वो लिखित भाषा हो, तो उस भाषा को आप जब लिखित रूप में परिवर्तित करना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो है लिखित भाषा के तौर के लिए आपको लिपि के पास जाना होगा। और आपको जरूरत क्या पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों की, कुछ विशेष प्रकार के प्रतीकों की, कुछ विशेष प्रकार के संकेतों की। उनके माध्यम से आप लिखित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जो लिखित भाषा है दोस्तों, ये जो लिखित भाषा है या जो लिपि है, इस लिपि और मौखिक भाषा के बीच में जो अंतराल है, कुछ जो है अंतराल है, कुछ यानी कुछ जो है असमानताएं हैं, यानी कुछ जो अंतर है, मूलभूत अंतर, वो देखने को ये मिला हमको कि हम कह सकते हैं कि भाषा अगर मौखिक है, ध्यान दीजिए, भाषा अगर मौखिक है यानी भाषा का रूप अगर मौखिक है तो लिपि का जो है रूप क्या है, वो जो है लिखित है। यानी भाषा अगर मौखिक
लिख है तो लिखित का लिप क्या है, वो है लिखित है, वो है लिखित है। ध्यान दीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम किसी प्रतीक या किसी चिन्ह के द्वारा हम, चाहे वो पूरा कागज हो या श्याम पट हो या स्क्रीन बोर्ड हो या जो है कोई पत्थर हो, शिलालेख हो, उस पे जब हम किसी प्रतीक, किसी विशिष्ट प्रकार के चिन्हों, संकेतों को उकेरते हैं, उसकी जो है उसको लिखने का जो सलीका होता है, जो तरीका होता है दोस्तों, दरअसल वही क्या कहलाती है, वही कहीं ना कहीं हमारी वही लिपि कहलाती है। तो हम एक कह सकते हैं, अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए दोस्तों, तो एक शाब्दिक तौर पर इसको परिभाषित तौर पर अगर बांधा जाए, एक परिभाषा के दायरे में बांधा जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो है भाषा के कुछ मूल ध्वनि हैं, उनको कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों द्वारा जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो वो जो है क्या कहलाती है, वो जो है लिपि कहलाती है। यानी भाषा के मूल जो है ध्वनियों को हम जिस चिन्हों या जिस संकेतों के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, वो जो है लिपि कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं दरअसल ये लिपि की आवश्यकता, जो भाषा से इसकी जो इसकी समानता हमको देखने को मिलती है। तो दरअसल हुआ क्या, हमको ये जानकारी मिली कि दरअसल वो चाहे हमारा इतिहास रहा हो या हमारा जो हमारे भाषाविद रहे हों या हमारे विद्वान रहे हों या हमारे कुछ स्रोत रहे हों या हमारे कुछ सांस्कृतिक आधार रहे हों, दरअसल जो हमको चीज़ें आज को देखने को मिलती हैं, आज जो चीज़ें हमको समझने को मिलती हैं, हमको जानने को मिलती हैं, उनका दोस्तों कहीं ना कहीं आधार जो है लिपि ही है। कारण क्या है, अगर आज के उदाहरण के तौर पर समझिए दोस्तों, अगर आज के 1500 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिए 1500 ईसा पूर्व कोई वहां से गला फाड़ फाड़ कर अगर चिल्ला रहा होता कि संस्कृत की उत्पत्ति 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है, तो हमको क्या है कि वो आवाजें सुनाई न देती, क्योंकि वो जो है समय ज़्यादा हो गया है, और समय ज़्यादा होने के साथ साथ अब ये जो है हम इस समय 2023 में हैं, और बात ये आज की नहीं कर रहा हूँ मैं, बात हम कर रहे हैं 1500 ईसा पूर्व, लेकिन ईसा से 1500 पीछे की बात हो रही है, और इस समय 2023 चला, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो हम नियर अबाउट लगभग 3500 प्लस में है, 3500 ऊपर की वर्ष की ऊपर की बात हो रही है। तो वहां पर क्या था, हमने जो आधार मिला, जो स्रोत मिला, उसका माध्यम कहीं ना कहीं हमें लिपि ही लगा, क्योंकि लिपि के माध्यम से क्या था, वो चीजें जो स्रोत मिला, जो आधार मिला, वो लिपि के माध्यम से क्या थी, लिपिबद्ध थी, यानी लिखी गई थी, वो लिखित भाषा थी, मौखिक नहीं थी। मौखिक होती तो पढ़ नहीं मिलता, क्यों नहीं पढ़ मिलता, क्योंकि दोस्तों मौखिक भाषा आप जानते हैं, मौखिक भाषा क्या होती है, ये मौखिक भाषा क्षणिक मात्र होती है, इसको जो है इसको जन्मांतर तक इसको सुरक्षित नहीं रखा जाता। और ये जो दरअसल ये जो लिपि है आपकी, ये लिपि क्या है, ये लिपि लिखित भाषा के रूप में, इस लिपि ने क्या किया, इसने भाषा को सुदृढ़ बना दिया, इसने भाषा को जन्मांतर तक जीवित रखा, इसने भाषा को जीवन काल सदियों तक इसने भाषा को जीवित कर दिया। यानी आप दोस्तों कह सकते हो कि अगर हम भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, या भाषा के अग्रसर भाषा को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको लिपि की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप ये कह सकते हो एक निष्कर्ष के तौर पर कि भाषा की वस्तुता, आप ये जो है एक पूरा निचोड़ जो आपको मिलता है, वो आप ये कह सकते हो कि हमारे इतिहास में के द्वारा जो चीज़ें हमको मिल रही हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इतिहास में जो चीज़ें हमको जानकारी मिली और जो स्रोत हमको मिले, जो इतिहास के पन्नों को हमने पलटा, तो हमने पाया कि हजारों वर्ष पहले इतिहास के साथ साथ जो उसका वजूद हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है दोस्तों, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो क्या है, वो है लिपि। ठीक, अच्छा, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आशा में ऐसा आपके प्रति ऐसा विश्वास करता हूं कि ये चीजें आपको स्पष्ट आ गई होंगी। अब थोड़ा हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ। ध्यान दीजिए, लिपि के विषय में चर्चा हो रही है और बताया गया कि भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जिस प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया गया, दरअसल उसी लिपि कहते हैं। यानी कि विशेष प्रकार के चिन्हों का, विशेष प्रकार के संकेतों का, विशेष प्रकार के प्रतीकों का जो उपयोग होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। साधारणतः आप कह सकते हैं भाषा लिखने का ढंग या लिखावट ही लिपि कहलाती है। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा इसकी अवस्थाओं के विषय में अगर चर्चा करें मित्रों, तो हम आते हैं कि चित्रलिपि, प्रतीकलिपि, भावलिपि और ध्वनिलिपि। इसको थोड़ा समझना होगा कि ये चित्रलिपि क्या है। मित्रों, चित्रलिपि के विषय में आप इतना जानिए कि दरअसल संसार की चित्रलिपियां जो है, चित्रलिपियों में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना माना गया है लिपि, वो कौन है, चित्रलिपि। इसका जो है समय बताया जाता है, ये आज का नहीं, ये आदिमानव यानी आदिम जमाने की बात करते हैं दोस्तों। तो आदिमानव क्या होते थे,
वो जो है शिलाओं पर चित्रकारी किया करते थे। वो गुफाओं में रहते थे और वहाँ पर वो चित्रकारी किया करते थे। वहाँ पर वो चित्रकारी करते क्या करते थे, वो जो है अपने उस चित्र को देखकर वो अपने भाव को, अपने जो है विचारों को वह दूसरे तक और दूसरे के विचारों को वो स्वतः पढ़ लेते थे। और इसका जो है आज भी जीता जागता उदाहरण हम कहीं ना कहीं पाते हैं। कहाँ? भीमबेटका की गुफाओं में इसका उदाहरण आज भी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमको मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों चित्रलिपि की, तो इसकी जो लिपि है ये हमारे हमको जो है कुछ भाषाओं में, जैसे कि जापान की अगर बात करें, जापान और साथ ही चीन, और बात करते हैं साथ साथ मिस्र की भाषाओं में हमको चित्रलिपि देखने को मिलती है। बात करते हैं प्रतीक लिपि की, तो प्रतीक लिपि क्या है? प्रतीक का मतलब ही होता है दोस्तों संकेत, यानी संकेत के माध्यम से हम कोई चीज़ों को सरल और सहज तरीकों से पढ़ना। प्रतीक लिपि का मतलब होता है एक मार्ग। अगर एक लोगों की अगर बात करें दोस्तों, लोगों की आज आम तौर पर एक आपने एक लोगो देखा होगा, तो ये क्या है? एक मार्ग होता है। ये जो है विशिष्ट यानी इंडिकेट करता है किसी विशिष्ट पहचान के लिए, ये पहचान के लिए एक प्रतीक जो है प्रतीक लिपि का प्रयोग होता था। जैसे कि कहा जाए, जैसे ये चीजें कुछ ये है, तो ये जो है यहाँ पर मैं ए और आ ना लिख के ये मैंने कोई प्रतीक बना दिया, और इसमें जो है ये मैंने बना दिया, ऐसा कोई मैंने एक मार्क बना दिया। तो ये बताया कि इस प्रतीक का अर्थ जो है जिस भाषाओं में इसका उपयोग होता है उसके अनुसार इस प्रतीक को जो है स्वीकारा गया है। वहां पर जो है इन भाषाओं इसका जो है कोई महत्व नहीं है। भावलिपि, ये भावलिपि क्या है दोस्तों? भावलिपि वो है जिसमें हम जो है अपने मन के भावों को पढ़ते हैं, यानी अपने इस भावलिपि के द्वारा हम जो है अपने भावों को, अपने जो है अपने मन के भीतर जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट तरीके से जो है समझा सकते हैं दूसरों को। कैसे? अब आधुनिक के तौर पर अगर देखा जाए तो इसका सबसे सहज और सरल उदाहरण को देखने को मिलता है आया दिन, और मिलता कहाँ है? सबसे ज़्यादा अगर मित्रों देखें तो मिलेगा ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इमोजी तो आपने सुना ही होगा। अगर गुस्सा है कोई सामने वाला, कोई विशेष व्यक्ति, तो क्या किया? जो है कुछ टेढ़ा मुड़ा मुँह बना दिया। अगर कोई आश्चर्यजनक बात है तो पता चला 2 आँख है, एक आँख आधी बंद, एक आँख आधी खुली, पता चला आश्चर्यजनक बात। ये सब चीज इमोजी है। तो ये जो भाव लिपि के अंतर्गत आती है। बात करते हैं दोस्तों ध्वनि लिपि की, ये हमारे काम की चीज है। इससे क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये जो ध्वनि लिपि है यानी भाषा की जो ध्वनि है, उसके अंतर्गत हमको 2 लिपियां, एक अक्षरात्मक एक वर्णात्मक प्राप्त होती हैं। वर्णात्मक रोमन लिपि के अंतर्गत आती है और अक्षरात्मक आती है ये जो है भाषा भारत की सभी लिपियां दोस्तों, भारत की जो सभी लिपियां हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है अक्षरात्मक लिपि के अंतर्गत आते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित हैं। ध्यान दीजिए, एक है सिंधु घाटी लिपि, एक है खरोष्टी लिपि और एक है ब्राह्मी लिपि। ये जो दोस्तों ब्राह्मी लिपि है, इसी से आपकी देवनागरी की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसको लेकर जो है एक घमासान युद्ध, यानी घमासान युद्ध का कहने का मतलब कोई मल्ल युद्ध नहीं, बातों का युद्ध, यानी कि जो है एक विरोधाभास जो है 2 विद्वानों में खड़ा होता दिखा। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी लिपि, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। सिंधु घाटी लिपि सभ्यता से छोटे छोटे संकेतों के समूह सिंधु लिपि कहते हैं। इसे सैंधवी लिपि, ध्यान दीजिए, इसे सैंधवी लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहते हैं। इसको अभी तक समझा नहीं गया और भाषा ज्ञात होने के कारण ये पढ़ा नहीं गया, अतः इसे आप कह सकते हैं अपठनीय। ध्यान दीजिए, अपठनीय, ये जो है पढ़ा नहीं गया है। ध्यान दीजिए, ये जो है पढ़ा नहीं गया है। बात करते हैं खरोष्टी लिपि की, तो ये जो है महत्वपूर्ण 2 लिपि में इसका नाम आता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता हमको देखने को मिलती है, ये जो है स्वतः हमेशा ये जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाएगी। ये जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाए। बात करते हैं ब्राह्मी लिपि से, तो इसी से देवनागरी, ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि से, इसी से हम देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं। और ब्राह्मी लिपि की सबसे बड़ी जो विशेषता देखने को मिली वो ये मिली दोस्तों कि इसको स्वतः दाएं जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ी, ये चीज़ें बहुत बार एग्जामों में पूछी गई हैं। ये जो है मतलब खरोष्टी क्या करती है? खरोष्टी जो है बाएं से दाएं, और जो है ये खरोष्टी जो है ये दाएं से बाएं। ध्यान दीजिए, खरोष्टी जो है ये क्या करती है? दाएं से बाएं की तरफ, और ये जो है देवनागरी यानी ब्राह्मी, ये जो है बाएं से
दाएं की तरफ। ठीक है, ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे के क्रम में पाते हैं दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति को लेकर दो विद्वानों में बड़ा मतभेद हुआ। बड़ा मतभेद ये हुआ कि इसमें दो शाखाएं बटी। एक तो बटी ये कि ब्राह्मी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो जो है स्वदेशी है, यानी स्वदेश से है, यानी विदेशी ना होकर वो जो है यही इसी देश की प्रकृति से उपजी हुई है। और एक मत गया, वो बनाया गया कि जो ब्राह्मी लिपि है ये जो है विदेशों की उत्पत्ति है, यानी इसको विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मानने वाले विद्वान हैं। अच्छा, स्वदेशी में अगर बात करते हैं मित्रों, तो इसमें एक नाम बड़ा जो है प्रबल, बड़ा प्रसिद्ध नाम आता है, और वो नाम होता है डॉक्टर राजबली पांडे, और साथ ही एक नाम होता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और एक नाम होता है काशी प्रसाद जायसवाल, और साथ ही कुछ हद तक कनिंघम दी। ये जो है, हालांकि राजबली पांडे ने जो है और काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने जबरदस्त तरीके से पुरजोर समर्थन करके इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो ब्राह्मी लिपि है ये किसी विदेश की देन ना होकर के ये जो है स्वदेश की प्रकृति से जन्मी हुई, यहाँ से उत्पत्ति जो है ब्राह्मी लिपि की हुई है। कहाँ से? यहाँ से स्वदेशी, यानी स्वदेशी होने के साथ साथ ये जो है इसमें विदेशी का प्रभाव जरा सा भी मात्र नहीं है। बात करते हैं थोड़ा सा आगे के क्रम में अगर पाते हैं दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि के नामकरण की अगर चर्चा की जाए तो जो है इसमें कई मत हमको देखने को मिल रहे हैं। एक तो बताया गया कि ब्रह्मा नाम का किसी महान विद्वान के प्रताप और यश से कीर्तमान होकर ये लिपि ब्राह्मी कहलाई, एक तो मत ये जाता है। दूसरा कहने वाले आते हैं कि ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित वेद पुराण के राक्षार्थ हेतु निर्मित की गई लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई, एक तो मत ये देखने को मिला। और बात करते हैं तीसरा, तो आता है ये कि ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई, यानी ब्राह्मणों द्वारा उपजाई गई जो लिपि है वो जो है ब्राह्मी कहलाई। और इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन लिपि है, ये तो सही है। सबसे वैज्ञानिक लिपि है, ये भी सही है। संयुक्त व्यंजन स्वर, संयुक्त वर्ण स्वर व्यंजन मिलाकर सुनियोजित है, यानी कि जो है एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित समूह हमको देखने को मिलता है। और लिपि में स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक क्रम भी देखने को मिलता है, बात ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लिपि है ये हमेशा बाएं से दाएं की तरफ देखने को हमको मिलती है। ये जो है आपकी ब्राह्मी लिपि का जो है एक पृष्ठभूमि का एक सामान्य परिचय आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है देवनागरी। हमको पढ़ना है देवनागरी। हम देवनागरी के विकास क्रम को पढ़ेंगे, साथ साथ देवनागरी की कुछ विशेषताओं को पढ़ेंगे, और साथ साथ जो है देवनागरी की सुधार जो है मानकीकरण है उसके सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका जो आपकी जो क्लास में उसकी जो हमारी यात्रा रही वो जो है आज ब्राह्मी लिपि तक रही। आगे के क्रम में हम देवनागरी को अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।